लास्ट क्लास में हमने घूर्णित निर्देश तंत्र के त्रिविमीय विवेचन में स्थिति के रूपांतरण समीकरणों का अध्ययन किया था। नेक्स्ट पॉइंट जो अपना इसमें है वो है वेग का रूपांतरण, और इस वेग के रूपांतरण का समीकरण ज्ञात करने के लिए हम जो स्थिति का रूपांतरण समीकरण था, इक्वेशन नंबर 3, ये जो है इसका हम टाइम t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। अवकलन करने पर अपने पास इक्वेशन आती है dr सदिश अपॉन dt इज इक्वल टू i कैप डैश dx डैश अपॉन dt प्लस j कैप डैश dy डैश अपॉन dt प्लस k कैप डैश dz डैश अपॉन dt प्लस x डैश डी कैप डैश अपॉन डी टी प्लस वाई डैश डी जे कैप डैश अपॉन डी टी प्लस जे डैश डी के कैप डैश अपॉन डी टी। यानी एक बार निर्देशांकों का समय के सापेक्ष अवकलन है यूनिट वेक्टर को कांस्टेंट रखते हुए, और दूसरी बार यूनिट वेक्टर के सापेक्ष अवकलन है निर्देशांकों को कांस्टेंट रखते हुए। यहाँ पर यूनिट वेक्टर का समय के सापेक्ष अवकलन इसलिए किया गया है क्योंकि समय के सापेक्ष निर्देश तंत्र के जो अक्ष थे वो तीनों अक्ष अपनी स्थिति को परिवर्तित करते हैं, यानी उनकी डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं। जिस अक्ष की डायरेक्शन, मान लेते कि किसी अक्ष की डायरेक्शन एक्स डैश थी, कुछ समय पश्चात वहाँ पर जेड अक्ष आ जाएगा, और या कुछ समय पश्चात वहाँ पर वाई डैश अक्ष आ जाएगा। यानी जो अक्षें हैं वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर रही है क्योंकि वो रोटेट हो रही है। इसलिए यहाँ पर हम यूनिट वेक्टर के सापेक्ष भी इनका समय के सापेक्ष अवकलन करेंगे। लेकिन यदि दूसरा जो तंत्र अपने एस डैश या आर लिया है, उस निर्देश तंत्र में हम कण का वेग निकालें तो उस निर्देश तंत्र में तो तीनों अक्षें कांस्टेंट है, लेकिन निर्देश तंत्र एस के सापेक्ष उसकी अक्षें बदल रही है। कहने का अर्थ है कि अपने दो निर्देश तंत्र लिए, जैसे अलग अलग बनाएं, एक निर्देश तंत्र एस डैश या आर लिया, उसकी अक्षें एक्स डैश, वाई डैश और जेड डैश, और दूसरा निर्देश तंत्र है वो एस निर्देश तंत्र है जो कि स्थिर है, डायरेक्शन एक्स, वाई और जेड। यदि हम इस आर निर्देश तंत्र में कण का वेग निकालें तो वो वेग आएगा v डैश इज इक्वल टू आई कैप डैश डी एक्स डैश अपॉन डी टी प्लस जे कैप डैश डी वाई डैश अपॉन डी टी प्लस के कैप डैश डी जेड डैश अपॉन डी टी। यानी इस निर्देश तंत्र में जो स्थिति सदिश आर डैश था उसका यदि समय के सापेक्ष अवकलन कर दिया जाए तो निर्देश तंत्र आर में कण का वेग जो है वो अपन ले रहे हैं वी डैश, वो अपने को मिलेगा और वो इक्वेशन ये आएगी। लेकिन इस निर्देश तंत्र में यदि वेग निकालें तो इस निर्देश तंत्र के सापेक्ष निर्देश तंत्र आर की ये अक्षें जो है एक्स डैश, वाई डैश और जेड डैश, ये समय के साथ अपनी स्थिति को परिवर्तित कर रही है। इसलिए फिर हम यूनिट वेक्टर को भी समय के सापेक्ष अवकलित करेंगे। तो इस इक्वेशन 4 में दो ब्रैकेट अपने को मिले। पहला ब्रैकेट जिसमें यूनिट वेक्टर को कांस्टेंट रखते हुए हमने निर्देशांकों का अवकलन किया, वो तो हो गया निर्देश तंत्र आर में कण का वेग वी डैश, और बाकी का जो पार्ट रह गया दूसरा ब्रैकेट, उसकी वैल्यू हम आगे निकालेंगे। तो आगे जब हम बढ़ें तो समीकरण नंबर 3 का यानी स्थिति सदिश के रूपांतरण का जब समय के सापेक्ष अवकलन किया तो अपने पास वैल्यू आई डी आर अपॉन डी टी
इज इक्वल टू फर्स्ट ब्रैकेट में ये वैल्यू रखेंगे हम, निर्देश तंत्र एस डैश में कण का वेग प्लस सेकंड ब्रैकेट जो है। अब सेकंड ब्रैकेट में एकांक सदिशों का समय के सापेक्ष अवकलन हो रहा है या समय के सापेक्ष बदल रहे हैं। चूंकि ये एकांक सदिश किसी न किसी कोणीय वेग ओमेगा से घूर्णन गति कर रहे हैं, तो इस ब्रैकेट में डी आई कैप डैश अपॉन डी टी, डी जे कैप डैश अपॉन डी टी और डी के कैप डैश अपॉन डी टी की वैल्यू निकालने के लिए हम एक ऐसा सदिश आर लेते हैं जो कि नियत कोणीय वेग ओमेगा से घूर्णन गति कर रहा हो। जैसे यहाँ पर एक स्थिति सदिश लिया आर और इसकी कोणीय वेग ओमेगा से घूर्णन गति है, और यदि स्पर्श रेखा खींच करके इसका रेखीय वेग भी निकालें तो रेखीय वेग, कोणीय वेग और स्थिति सदिश का जो संबंध होता है वो है वी सदिश इज इक्वल टू ओमेगा सदिश क्रॉस आर सदिश। लेफ्ट साइड में वी सदिश की जगह लिखा जा सकता है डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर। अब यहाँ पर जो स्थिति सदिश आर है उसकी जगह आई कैप डैश, जे कैप डैश और के कैप डैश रखें तो अपने पास ये तीन वैल्यू आएगी। डी आई कैप डैश अपॉन डी टी इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आई कैप डैश, डी जे कैप डैश अपॉन डी टी इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस जे कैप डैश और डी के कैप डैश अपॉन डी टी इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस के कैप डैश। ये तीनों वैल्यू जब हम इस इक्वेशन नंबर 5 में रखते हैं तो अपने पास इक्वेशन आएगी कि डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी डैश अपॉन डी टी आर डैश सदिश प्लस एक्स डैश ओमेगा क्रॉस आई कैप डैश प्लस वाई डैश ओमेगा क्रॉस जे कैप डैश प्लस जे डैश ओमेगा क्रॉस के कैप डैश। लेफ्ट साइड की वैल्यू है निर्देश तंत्र एस में कण का वेग v इज इक्वल टू निर्देश तंत्र एस डैश में कण का वेग v डैश प्लस ओमेगा क्रॉस और ये ब्रैकेट में राशि। ये ब्रैकेट में जो राशि है वो स्थिति सदिश आर डैश की है, और चूंकि कण की नियत स्थिति के लिए आर डैश इज इक्वल टू आर होता है तो अपने पास वेग का रूपांतरण समीकरण आता है कि v इज इक्वल टू वी डैश प्लस ओमेगा क्रॉस आर। यहाँ से हम वी डैश की वैल्यू भी निकाल सकते हैं कि निर्देश तंत्र या घूर्णित निर्देश तंत्र में कण का वेग कितना होगा, वो होगा वी डैश सदिश इज इक्वल टू वी सदिश माइनस ओमेगा क्रॉस आर सदिश। तो ये जो इक्वेशन मिली अपने को, इक्वेशन नंबर 6, ये घूर्णित निर्देश तंत्र में वेग का रूपांतरण समीकरण है। नेक्स्ट पॉइंट है अपना त्वरण का रूपांतरण समीकरण। और त्वरण का रूपांतरण समीकरण ज्ञात करने के लिए हम वेग के रूपांतरण समीकरण से ही स्टार्ट करेंगे। और वेग के रूपांतरण समीकरण से वैल्यूज हमने पहले जैसे निकाली थी कि v सदिश इज इक्वल टू वी डैश सदिश प्लस ओमेगा क्रॉस आर। इसका वापस स्थिति सदिश की फॉर्म में लिखें तो जहां हम d बाई डी टी निर्देश तंत्र स्थिर निर्देश तंत्र के लिए लिख रहे हैं, वही घूर्णित निर्देश तंत्र के लिए इस नोटेशन को हम लिखेंगे डी डैश अपॉन डी टी। तो v की जगह डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू निर्देश तंत्र एस डैश या घूर्णित निर्देश तंत्र के लिए इसको लिखेंगे वी डैश को डी डैश अपॉन डी टी आर सदिश प्लस ओमेगा क्रॉस आर। नेक्स्ट फॉर्म इसकी ये आएगी डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी डैश अपॉन डी टी प्लस ओमेगा क्रॉस और ब्रैकेट के बाहर ये आर। जब इसको हम ऑपरेटर की फॉर्म में लिखते हैं तो दोनों तरफ से आर हट जाएगा और वैल्यू अपने पास बचेगी डी बाई डी टी इज इक्वल टू डी डैश अपॉन डी टी
प्लस ओमेगा क्रॉस। इसको हमने इक्वेशन नंबर 7 से लिखा है। जब त्वरण की वैल्यू हम निकालते हैं तो त्वरण का फॉर्मूला है स्थिति सदिश की फॉर्म में कि a इज इक्वल टू जो वेलोसिटी अपने पास थी dr/dt, उस वेलोसिटी का भी समय के सापेक्ष अवकलन कर दिया जाए तो अपने को त्वरण मिल जाएगा। तो यहाँ त्वरण जो है वो अपने पास इक्वेशन ये आई a इज इक्वल टू d/dt और ब्रैकेट में है dr/dt जो कि वेग को रिप्रेजेंट कर रहा है, इज इक्वल टू इस dr/dt की जगह हम वेग के रूपांतरण समीकरण जो था ये वाला इसको पुट करेंगे तो ये इक्वेशन अपने पास आएगी। और यहाँ पर ये जो d/dt है इस ऑपरेटर की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 7 से लिखेंगे, ये वाली। और ये सब लिखने के बाद में जब हम इसको सोल्व करते हैं तो अपने पास वैल्यू आती है a सदिश इज इक्वल टू a डे सदिश प्लस 2 ओमेगा क्रॉस v डेस प्लस ओमेगा क्रॉस r। यहाँ से गुणित निर्देश तंत्र में त्वरण की वैल्यू निकालें तो वैल्यू आती है a डेस इज इक्वल टू a माइनस 2 ओमेगा क्रॉस v माइनस ओमेगा क्रॉस r। इस इक्वेशन के राइट साइड का जो पार्ट है उसमें दो टर्म मिली अपने को एक्स्ट्रा। एक तो मिली माइनस 2 ओमेगा क्रॉस v माइनस 2 ओमेगा क्रॉस v डेस और एक मिली अपने को माइनस ओमेगा क्रॉस r। ये जो पार्ट है 2 ओमेगा क्रॉस v डेस ये तो कहलाता है कोरियोलिसिस त्वरण। ये कहलाता है कोरियोलिसिस त्वरण। कहाँ लगता है? घूर्णित निर्देश तंत्र में। लेकिन यदि कोई पार्टिकल किसी वेग से गति कर रहा हो, आभासी त्वरण है जिसको हम यहाँ पर कोरियोलिसिस त्वरण कह रहे हैं। और दूसरा जो त्वरण मिला अपने को वो है माइनस ओमेगा क्रॉस r। ये भी घूर्णित निर्देश तंत्र में ही कण पर लगता है लेकिन स्थिर कण पर, जिसको हम कह रहे हैं अपकेंद्रित त्वरण। यानी दोनों ही आभासी त्वरण है घूर्णित निर्देश तंत्र की त्वरित गति के कारण कण पर लगते हुए प्रतीत होते हैं, जिसमें से एक है गतिशील कण पर लगने वाला और दूसरा है स्थिर कण पर लगने वाला। पहले को हम कहेंगे कोरियोलिसिस त्वरण और दूसरे को कहेंगे हम अपकेंद्रित त्वरण। यदि इन दोनों ही त्वरण को हम पार्टिकल के मास से मल्टीप्लाई कर दें m से तो ये फोर्स तो कहलाएगा कोरियोलिस बल और ये कहलाएगा अपकेंद्रीय बल। यानी घूर्णित निर्देश तंत्र में किसी गतिशील कण पर लगने वाला जो आभासी बल है उस आभासी बल को तो हम कहेंगे कोरियोलिस बल, और यह बल सदैव किसी गतिशील कण पर लगता है। और दूसरा जो पार्ट था अपकेंद्रीय त्वरण वाला, उसको यदि हम पार्टिकल के मास से मल्टीप्लाई कर दें तो फिर जो वैल्यू आती है वो आती है अपकेंद्रीय बल की। और ये आभासी बल जो है वो घूर्णित निर्देश तंत्र में स्थिर कण पर लगता है। तो पहले हमने कोरियोलिसिस त्वरण का रूपांतरण समीकरण पढ़ा और उसी त्वरण के रूपांतरण समीकरण को यदि हम द्रव्यमान से मल्टीप्लाई कर दें, पार्टिकल का जो भी मास है उसे मल्टीप्लाई कर दें तो हमें फोर्स की वैल्यू मिलेगी। और वो फोर्स की वैल्यू है F डैश इज इक्वल टू F
माइनस 2m ओमेगा क्रॉस वी डैश माइनस m ओमेगा क्रॉस r। वो जो इक्वेशन आएगी वो इक्वेशन कहलाती है घूर्णित निर्देश तंत्र में बल का रूपांतरण समीकरण। और उस रूपांतरण समीकरण से हम कोरियोलिस बल की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं और अपकेंद्रीय बल की भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो ये जो रूपांतरण थे अपने, वो रूपांतरण थे घूर्णित निर्देश तंत्र में रूपांतरण समीकरण। पहला स्थिति का रूपांतरण समीकरण, दूसरा वेग का रूपांतरण समीकरण, तीसरा त्वरण का, और लास्ट में बल का रूपांतरण समीकरण। और ये तीनों ही रूपांतरण समीकरण हमने घूर्णित निर्देश तंत्र में त्रिविमीय विवेचन के रूप में अध्ययन किया। और साथ ही कोरियोलिस बल क्या होता है उसकी डेफिनेशन भी हमने पढ़ी, और लास्ट में इस कोरियोलिस बल की वैल्यू कितनी आती है उसको भी हमने ज्ञात किया। तो ये तो हुआ अपना घूर्णित निर्देश तंत्र में रूपांतरण समीकरण एवं कोरियोलिस बल। नेक्स्ट टॉपिक जो है उसको अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।